हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम कर रहे हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन 28 तक कर लिया था। अब हम जल्दी से बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। तो हम अभी देख रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हमें कैसे कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया हुआ है देखें ज़रा। तो यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देने की जगह उन्होंने डायरेक्ट क्या दे दिया है? परचेज्ड और सोल्ड। ठीक है, इतना इजी। तो यहाँ पर क्लियरली जो भी परचेज्ड वाले फिगर्स होंगे, ठीक है, मशीनरी परचेज की, इन्वेस्टमेंट परचेज किया, गुडविल परचेज की, तो यहाँ पर इनको खरीदने के लिए हमें कैश देना पड़ा होगा, कैश आउटफ्लो हुआ होगा। तो ये सारे क्या हो जाएंगे? आपका आउटफ्लो का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब जो सोल्ड वाला कॉलम है तो मशीनरी सोल्ड, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, पेटेंट सोल्ड आपको दिया हुआ है। इसका मतलब इनको हमने बेच के हमें पैसा मिला होगा, कैश मिला होगा। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इनफ्लोज मिल गए हैं, आउटफ्लोज मिल गए हैं। आगे देखते हैं। आगे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी गई है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹8,000। तो हमने किसी दूसरी कंपनी के जो डिबेंचर्स थे उनमें इन्वेस्ट किया था, उनको खरीदा था। ठीक है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिला। तो ये बिल्कुल डेफिनेटली आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। और क्या होगा? इंटरेस्ट मिल रहा है, पैसा कैश मिल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा इनफ्लो। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड ₹20,000। देखो अब यहीं पर ट्विस्ट। इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ डिबेंचर्स पे वो तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है, उसको हम इनफ्लो मानेंगे। लेकिन इंटरेस्ट जो हम पे कर रहे हैं डिबेंचर्स पे, इसका मतलब हमारी खुद की कंपनी के जो डिबेंचर्स इशू किए होंगे, ठीक है, उन पर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो एक तरीके से ये आपका हमारा डिबेंचर्स इशू करना किस में आता है, कौन सी एक्टिविटी में आता है? हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट्स में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है। तो उस पर जब इंटरेस्ट भी पे कर रहे हैं तो वो भी हमारा कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स इशूड 20,000 ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं होगा, ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। आ रहा है समझ में? चलो इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट ₹20,000। तो हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए थे एज इन्वेस्टमेंट, उस पर हमको डिविडेंड रिसीव हुआ। तो बिल्कुल ये आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा? इनफ्लो हो जाएगा। ठीक है, डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना इज अ पार्ट ऑफ, कहाँ कैटेगराइज करते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो हम इसी तरह से हमारे जो इक्विटी शेयर्स हमने इशू किए हैं उस पर अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो वो भी हमारा कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा, इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? A plot of land was purchased out of the surplus funds for investment purposes and was let out for commercial use. तो एक प्लॉट ऑफ लैंड है जो हमने कमर्शियल यूज के लिए रेंट पर डाल दिया है, लेट आउट कर दिया है। रेंट रिसीव हो रहा है कितना? 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो बिल्कुल ये भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा और रेंट जो रिसीव हो रहा है उसको हम एज इनफ्लो ट्रीट करेंगे। कहानी क्लियर हो गई? ठीक है, तो ये सारे एडजस्टमेंट्स में आपको ये समझ में आ गया कि आपको कैसे समझना है कि कौन सी चीज़ आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। और क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ बोला गया है कि हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है, तो हम फाइनेंसिंग एक्टिविटी वाले आइटम्स को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, अनदेखा कर देंगे। आ रहा है समझ में? चलो तो अब एक एक करके बच्चों सबसे पहले लेना स्टार्ट करते हैं हम लोग इनफ्लो। ठीक है, तो सारे इनफ्लोज वाले आइटम सबसे पहले लिख लेते हैं। चलो आ जाओ जल्दी से। मशीनरी सोल्ड, अब पहले सारे सोल्ड वाले आइटम्स देख लेते हैं। तो 2 लाख रुपए की आपने मशीनरी बेची, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, कितना? 2 लाख। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स बेचे कितने? 80,000 के। तो 80,000 के हमने इन्वेस्टमेंट्स बेचे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट।
ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट, 1,50,000 पेटेंट्स बेचे आपने 1,50,000 के, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,50,000 proceeds from sale of patents। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये सारे हमने जो हमें चार्ट में दिए हुए हैं सारे इनफ्लोज हमने ले लिए। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी, ठीक है, हमारा सेकंड तो आएगा नहीं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, फोर्थ वाला भी आएगा नहीं, बाकी सारे हमारे क्या हैं, इनफ्लोज हैं। तो जल्दी से लिख लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स कितना, 8,000। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो 8,000 रुपये आपको इंटरेस्ट रिसीव हो गया डिबेंचर्स पे। नेक्स्ट, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट कितना, 20,000। तो 20,000 रुपये आपको क्या मिला, डिविडेंड मिला। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स held as investment। चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, कितना, 50,000। तो ये भी ले लेते हैं, रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड 50,000। चलिए ठीक है, तो इनफ्लोज सारे हमने ले लिए, अब बस आउटफ्लोज ले लेते हैं। सबसे पहला 6,20,000 का आउटफ्लो हो रहा है हमारा मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है। तो 6,20,000 हम लिख देंगे ब्रैकेट में, हमारा कैश फ्लो, कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज मशीनरी, ठीक है, 6,20,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स खरीदे 2,40,000 के, तो यहाँ पर 2,40,000 भी हमारा गया, आउटफ्लो हुआ। यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। एंड 1,00,000 रुपये हमने गुडविल खरीदी 1,00,000 रुपए की, तो गुडविल को खरीदना भी हमारा एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है, ठीक है। पेमेंट पेमेंट मेड टू परचेज गुडविल, ठीक है, 1,00,000 रुपए। चलिए परफेक्ट, तो हमने सारे इनफ्लोज लिख लिए, सारे आउटफ्लोज लिख लिए। बस अब हमें फाइनल निकालना है आंसर कि हमारा कैश फ्लो क्या होने वाला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो 2,00,000 रुपए इनफ्लो हुआ, 80,000 आया, 1,50,000 आया, 8,000 आया, 20,000 आया, 50,000 आया, तो टोटल आपको 5,08,000 इनफ्लो हुआ। माइनस 6,20,000 गया, माइनस 2,40,000 गया, माइनस 1,00,000 गया, तो आपका क्या आंसर आ गया, 4,52,000, ठीक है। देखो यही आ रहा है आंसर। तो 4,52,000 आपका माइनस में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अच्छी बात, ठीक है। तो 4,52,000 नेगेटिव आ रहा है, मतलब आप यहाँ क्या लिख दोगे, कैश यूज्ड इन
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, ठीक है, अच्छा साइन है ये। जल्दी से नोट कर लो ये वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन, इसमें कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर भी हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज निकालना है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे 31 मार्च 2020 दैट मीन्स ओपनिंग बैलेंसेज हो जाएंगे, और ये 31 मार्च 2021 दैट मीन्स ये आपके क्लोजिंग बैलेंसेज हो जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन लैंड, तो 3 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस था और क्लोजिंग बैलेंस भी 3 लाख था, तो ये हमें नहीं देखना, ठीक है, इग्नोर करेंगे। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड 1,50,000 थे, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस था 50,000, क्लोजिंग बैलेंस था 80,000। प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख था ओपनिंग, क्लोजिंग था 7,50,000। पेटेंट्स था 1 लाख, क्लोजिंग था 70,000। गुडविल था 1 लाख, क्लोजिंग 1,50,000, मतलब गुडविल भी परचेज किया हमने 50,000 की, ठीक है। तो यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है इन सारे आइटम्स से रिलेटेड, तो देख लेते हैं क्या क्या बोला गया है। पहले बोला है अ पीस ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड एज इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ सरप्लस, इट वॉज लेट आउट फॉर कमर्शियल पर्पज एंड द रेंट रिसीव्ड वॉज 20,000। तो ये आपका इनफ्लो का पार्ट हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड, ठीक है। तो आपने एक प्रॉपर्टी, एक जो लैंड है वो आपने लेट आउट कर दिया है फॉर रेंट, ठीक है, आपको उस पर रेंट मिल रहा है 20,000 रुपये, तो ये आपका इनफ्लो हो जाएगा। डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट द रेट 12%, तो दामोदर लिमिटेड के जो हमारे पास शेयर्स हैं एज इन्वेस्टमेंट 1,50,000 के, तो उस पर 12% हम हमारा डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे, और वो डिविडेंड जो हमें रिसीव हुआ है उसको हम क्या ट्रीट करेंगे, इनफ्लो की तरह ट्रीट करेंगे। आया समझ में? हमारे इन्वेस्टमेंट्स पर डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो वो हमारा इनफ्लो हो जाएगा फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें पेटेंट्स का क्या बनाना पड़ेगा, लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। A machine costing 80,000, depreciation provided thereon rupees 30,000 was sold for 35,000. Depreciation charged during the year was 70,000. तो इसका भी हमें मशीनरी का भी लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, उससे हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी, जो बैलेंसिंग फिगर्स हैं, हिडन फिगर्स हैं, वो निकल कर आ जाएंगे। During the year 12% investments were purchased for 1 lakh and some investments were sold at a profit of rupees 10,000. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें इन्वेस्टमेंट्स दी हुई हैं 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, इन पर भी हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, ठीक है। उसके अलावा परचेज वगैरह हुआ है, सेल भी हुआ है, तो इसके लिए भी हमें एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्लियरली ये चीज़ समझ में आ गई कि आपको 3 लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, पेटेंट्स का, मशीनरी का और इन्वेस्टमेंट्स का। क्लियर हो गया इतना? चलिए, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का रहेगा। इसके बाद हम बनाएंगे वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स बना लेते हैं। एक हमारा बनेगा पेटेंट्स का अकाउंट, मैं रफ फॉर्मेट बना रही हूँ लेजर्स का। आपका इन्वेस्टमेंट्स का हो जाएगा और मशीनरी का हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले पहला लेजर अकाउंट हमारा हो जाएगा, हम बना लेते हैं पेटेंट्स का, डेबिट क्रेडिट, और ये हो जाएगा आपका पेटेंट्स अकाउंट, ठीक है। सेकंड हम बना लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो हमारा इन्वेस्टमेंट्स कितना था, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट जो था वो हमें बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट आपका बन जाएगा मशीनरी से रिलेटेड, आपको बनाना पड़ेगा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट,
ठीक है, तो थर्ड हमारा लेजर बन जाएगा प्लांट एंड मशीनरी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग पेटेंट्स पर। ठीक है, तो पेटेंट्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है? पेटेंट्स का ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 70,000। तो ये लिख लेते हैं पहले। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है आपका बाय बैलेंस कैरीड डाउन 70,000। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस पेटेंट्स के लिख लिए। इसके बाद पेटेंट्स का क्या दिया हुआ है एडजस्टमेंट, वो देखते हैं। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ टू द एक्सटेंट ऑफ 20,000, तो 20,000 से पेटेंट्स को राइट ऑफ किया, मतलब अमोर्टाइज किया है। ठीक है, एंड सम पेटेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000, एंड कुछ पेटेंट्स हैं जो बेचे हैं हमने 10,000 के प्रॉफिट पे, लेकिन टोटल कितने में बेचे हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं पेटेंट्स में बाय अमोर्टाइजेशन। ठीक है, जैसे टैंजिबल असेट्स पे डेप्रीसिएशन लगता है, उसी प्रकार पेटेंट्स पे इनटैंजिबल असेट्स पे अमोर्टाइजेशन लगेगा। कितना? 20,000 से राइट ऑफ किया है, तो आप 20,000 से पेटेंट्स अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, अब हमने कुछ पेटेंट्स को बेचा है। ठीक है, लेकिन कितने में बेचा वो हमें निकालना है, लेकिन इतना बताया गया है कि प्रॉफिट में बेचा है, तो प्रॉफिट आप यहाँ पर रिकग्नाइज कर लोगे डेबिट साइड में। यहाँ पर लिख लोगे टू P&L अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेंगे हम गेन। ठीक है, 10,000 के प्रॉफिट पर बेचा है। इतना क्लियर हो गया? कहानी समझ में आ गई? चलो, अब इस लेजर अकाउंट को हम कर लेते हैं क्लोज, तो आपको मिल जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, डेबिट साइड देखो कितना आ रहा है, 1,10,000। ठीक है, तो 1,10,000 में से आप 70 + 20 दैट इज 90,000 जब माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा फिगर? आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 20,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। इसका मतलब हमने 20,000 रुपये के टोटल पेटेंट्स बेचे, 20,000 में पेटेंट्स बेचे, मतलब 10,000 रुपये के प्रॉफिट पे बेचे। ठीक है, मतलब 10,000 उसकी वैल्यू रही होगी और उसको हमने बेचा 20,000 में, तो इस तरह से आपका 10,000 का गेन रिकग्नाइज हो गया। आया समझ में? तो बाय बैंक अकाउंट ये आपका हो जाएगा क्या? सेल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये आपका पेटेंट्स अकाउंट पूरा बन गया। अब 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये हम बना लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ले लेते हैं। सबसे पहले 50,000 ओपनिंग बैलेंस है और 80,000 क्लोजिंग बैलेंस है, तो ये लिख लेते हैं टू बैलेंस BD 50,000 बाय बैलेंस CD 80,000। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट्स के बारे में क्या बोला गया है? ड्यूरिंग द ईयर 12% इन्वेस्टमेंट्स वर परचेज्ड फॉर 1 लाख। ठीक है, तो हमने और 1 लाख की इन्वेस्टमेंट्स खरीदी। ठीक है, एंड सम इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,000। चलो, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जो इन्वेस्टमेंट्स खरीदी, तो वो तो हम इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना? 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट खरीदी, परचेज। क्लियर हो गया? और क्या बोला है कि कुछ हमने इन्वेस्टमेंट्स बेची, लेकिन वो प्रॉफिट पर बेची। कितने में बेची वो नहीं दिया, तो हम प्रॉफिट रिकग्नाइज कर लेते हैं सबसे पहले। तो टू एट P&L अकाउंट गेन, कितने के प्रॉफिट पे बेची हमने? 10,000 के प्रॉफिट पर बेची, तो 10,000 गेन रिकग्नाइज कर लेते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ और बोला गया है क्या? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे लेजर अकाउंट में इसका लेने की ज़रूरत नहीं है इम्पैक्ट। यहाँ पर अब हम फाइनल अपने लेजर अकाउंट को क्लोज कर देंगे। तो ये कितना हो रहा है देखो, 1,60,000 हो रहा है। तो 1,60,000 माइनस जब 80,000 करोगे तो यहाँ पे आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगा 80,000।
इसका मतलब क्या हुआ कि 70,000 रुपये की आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू होगी जिनको आपने 10,000 के गेन पे दैट मीन्स 80,000 में बेचा है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैंक अकाउंट, ये हो जाएगा आपका सेल। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी लिख देती हूँ, बैलेंसिंग फिगर है हमारा। ठीक है, तो ये 2 वर्किंग नोट्स क्लियर हुए। जल्दी से देख लो, पेटेंट्स अकाउंट और 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट में कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आ गया इन दोनों के हमने बैलेंसिंग फिगर्स कैसे निकाले? ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सारी पोस्ट कर ली। उसके बाद जब लेजर को हम क्लोज करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर डेबिट या क्रेडिट साइड पर निकल जाता है और उसको हम उस हिसाब से पोस्ट कर देते हैं। चलिए, अब एक और लेजर अकाउंट है, उसको भी पहले कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा प्लांट एंड मशीनरी का लेजर अकाउंट। तो यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट हमारा जो है, ओपनिंग बैलेंस है 6 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 7,50,000। तो ये ले लेते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस है हमारा 6 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है हमारा बाय बैलेंस कैरीड डाउन 7,50,000। ठीक है, तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिए। अब इसके बाद क्या दिया है कि अ मशीन कॉस्टिंग 80,000, डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 30,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000। ठीक है, तो एक मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 80,000। ठीक है, उस पर अभी तक का डेप्रीसिएशन लग चुका था कितना, 30,000। मतलब इसकी वैल्यू, बुक वैल्यू कितनी बची होगी, 50,000 बची होगी। तो उस 50,000 की बुक वैल्यू वाली मशीन को हमने कितने में बेच दिया, 35,000, मतलब 15,000 के नुकसान पे बेच दिया। ठीक है, तो जल्दी से इसको हम नोट कर लेते हैं। तो हमने मशीनरी बेची बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, ये आपका हो जाएगा सेल। कितने की बेची, 35,000, तो आपका बाय बैंक अकाउंट में 35,000 रुपये आ रहा होगा। ठीक है, लॉस में बेची। अब यहाँ पर आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह दिया नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आप हर साल यहाँ पे किस तरह का मेथड अप्लाई हो रहा है, हर साल जो डेप्रिसिएशन आपका चार्ज हो रहा है उतने से आप अपने असेट की वैल्यू को गिराते जा रहे हो। ठीक है, तो ऑलरेडी आपका यहाँ पर बुक्स में 50,000 की वैल्यू ही दिख रही होगी इस मशीन की, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका होगा। आ रहा है समझ में? तो इसीलिए हम सीधे सीधे यहाँ पर लॉस रिकग्नाइज कर लेंगे। कितना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस, कितना, 15,000। यहीं पर अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का दिया होता तो उसका अलग से लेजर अकाउंट बनता। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होता और मशीनरी जो हमने बेची उसका जितना डेप्रिसिएशन अभी तक अक्यूमुलेट हो चुका है, जो हमें देखो दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, 30,000, तो यहाँ पर हम उसकी डबल पोस्टिंग करते। प्लांट एंड मशीनरी में क्रेडिट साइड पे वो दिखाते डेप्रिसिएशन और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में उसको हम डेबिट साइड पे दिखाते। ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी के क्रेडिट साइड पे दिखाते और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे दिखाते। ये मैं आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको समझना होगा कि हम डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं। क्लास 11th में अगर डेप्रिसिएशन अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार जाओ और क्लास 11th के जो मैंने कॉन्सेप्ट्स में आपको दोनों मेथड्स डिस्कस किए हैं वो एक बार आप जाके लेक्चर देख लोगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने ले लिया, 35,000 में मशीन बेची और 15,000 के नुकसान पर बेची, ये दोनों चीज़ें ले ली। अब क्या बोला गया है, इस साल का डेप्रिसिएशन कितना है, 70,000 चार्ज किया गया, तो ये भी हम ले लेंगे। तो 70,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। उतने से आपकी प्लांट एंड मशीनरी को हम क्रेडिट करेंगे, वैल्यू रिड्यूस करेंगे, 70,000। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब इस लेजर अकाउंट को क्लोज करते हैं। 35,000 प्लस 15,000 प्लस 70,000 प्लस 7,50,000 कितना हो गया, ये 8,70,000। अब 8,70,000 में से माइनस कर लो 6 लाख, तो आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया, 2,70,000। मतलब
ये क्या होगा, ये आपका आपने मशीन खरीदी होगी, ये बैलेंसिंग फिगर निकल गया, तो टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर हम लिख लेंगे परचेज, ये हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये वाला वर्किंग नोट भी देख लो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। अब तीनों वर्किंग नोट्स बनाने के बाद जल्दी से, ठीक है, ये आपको एग्जाम में नहीं करना है जो स्टेप मैं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको क्लैरिटी और थोड़ा आपको क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ आपको कैसे फिगर आउट करना है, ठीक है। आपको ये सर्कल्स नहीं बनाने हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए अंडरस्टैंडिंग पर्पज से कर रही हूँ। तो पेटेंट्स में मुझे बताओ जल्दी से, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आएगा, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, P&L गेन नहीं, अमोर्टाइजेशन नहीं, ठीक है। अमोर्टाइजेशन ऑफ पेटेंट्स हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज नॉन कैश एक्सपेंस ऐड होगा, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से मतलब हमें किस फिगर से होगा, 20,000 से। जब हमने पेटेंट्स को बेचा, ठीक है, तो ये आपके प्रोसीड्स आए हैं 20,000 के, ये आपका इन्फ्लो हुआ है, ठीक है। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में देखो, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस से मतलब नहीं, हाँ ये जो हमने 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स खरीदे, ठीक है, इसके कारण कैश आउटफ्लो हुआ, ये हमारा इन्वेस्टिंग में आएगा, P&L गेन नहीं आएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स को बेचने से हमारा इन्फ्लो हुआ है, ठीक है, ये भी आएगा। प्लस एक चीज़ भूलना नहीं है, इसको मार्क करके रखो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स जो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस साल का, हमें मिला, ठीक है, ये भी आपका इन्फ्लो होगा। क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट्स का हो गया। अब प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी पे ओपनिंग क्लोजिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमने 2,70,000 की मशीनरी खरीदी, आउटफ्लो हुआ, इन्वेस्टिंग में जाएगा। 35,000 की मशीनरी बेची, इनफ्लो हुआ, ठीक है, ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हो गई। चलिए, तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा फाइनल बनाना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। एक एक करके चीज़ें लिखते जाते हैं। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स, ठीक है, हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 में कितना है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पेटेंट्स कितना है, 20,000, तो यहाँ पर ले लेते हैं 20,000। अभी सबसे पहले हम सारे इनफ्लोज लिख रहे हैं, ठीक है। तो पेटेंट्स का आपका लेजर अकाउंट का काम हो गया, आपने यहाँ से इनफ्लो ले लिया। अब यहाँ से आपको 2 फिगर्स लेने हैं, तो अभी पहले हम इनफ्लो ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 80,000 की आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची, ठीक है, तो यहाँ पर ले लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ये हमने बताया है वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आपका कितना आ गया फिगर, 80,000। 80,000 की आपने इन्वेस्टमेंट्स बेची। चलिए, तो ये वाला फिगर भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी में आपने 35,000 की मशीनरी बेची है, ठीक है, तो आपका 35,000 का कैश फ्लो हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। वर्किंग नोट नंबर 3 में, ठीक है। ये आपने लेजर अकाउंट्स जो आपने बनाए वर्किंग नोट्स, तीनों से आपने इनफ्लोज उठा लिए हैं। क्लियर हो गया इतना। चलो, अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। यहाँ पर देख लेते हैं और कहीं पे इनफ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर तो इसका मतलब है नहीं। शेयर्स इन दामोदर लिमिटेड, यस। तो यहाँ पर आपको क्या बोला है कि डिविडेंड रिसीव फ्रॉम दामोदर लिमिटेड एट द रेट 12%, तो ये हम ले लेते हैं। डिविडेंड received at the rate 12% on shares of दामोदर लिमिटेड, ठीक है।
तो दामोदर लिमिटेड के कितने के शेयर्स थे हमारे पास? 1,50,000 के शेयर्स थे। तो 1,50,000 पे 12% से डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 100 कितना हो जाएगा ये आपका? 18,000। तो 18,000 रुपये का आपको डिविडेंड रिसीव हुआ, आपके इन्वेस्टमेंट्स थे जो दामोदर लिमिटेड के शेयर्स में, उस पर। क्लियर हो गया? यहाँ पर रेंट भी रिसीव हुआ आपको कितना? 20,000। तो ये भी ले लेते हैं, रेंट रिसीव्ड 20,000। रेंट रिसीव्ड 20,000। चलिए नेक्स्ट, और क्या बचा आपका? ये आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स फॉर द ईयर वॉज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ठीक है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपका परचेज भी हो रहा है, आपका सेल भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी परचेज सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो हो रहा है ईयर एंड पर। ठीक है, तो 1 अप्रैल को आपका बैलेंस कितना था? 50,000 था, ओपनिंग बैलेंस ये था। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 31 मार्च तक आपका 50,000 का ही बैलेंस रहा, और ईयर एंड पे 31 मार्च पे हमने ये 1 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी और ये 80,000 में इन्वेस्टमेंट बेची। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये ओपनिंग बैलेंस पे 50,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगा देना है। ठीक है, और ये अजम्पशन लिखना है हमें। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपका 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। तो यहाँ पर क्लियरली 50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस था, उस पर आप 12% से इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लो, तो कितना आ जाएगा? 6,000। ठीक है, और यहाँ पर हम एक नोट डाल देते हैं, नोट परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। is assumed to happen on year end। ठीक है, तो नोट डाल दिया कि हमने अज्यूम कर लिया कि परचेज एंड सेल जो हुआ है 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का, वो ईयर एंड पर हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम इंटरेस्ट रिसीव जो है वो ओपनिंग बैलेंस पे पूरे साल का कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? चलो अब और यहाँ पर और हमारा देखते हैं, सारे इनफ्लोज वगैरह हमारे हो गए। यहाँ पर एक अब आउटफ्लो है, 1 लाख का गुडविल था और 1,50,000 का हो गया, मतलब हमने 50,000 का गुडविल खरीदा। ठीक है, तो अब सारे आउटफ्लोज पे आ जाते हैं। पेमेंट मेड टू परचेज गुडविल, कितना? 50,000। तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे, पैसा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद वर्किंग नोट्स में, पेटेंट्स में तो आपको कुछ नहीं आएगा। 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 1 लाख रुपए के खरीदे हमने। ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे, 1 लाख रुपए का हमारा आउटफ्लो होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पेमेंट मेड टू परचेज 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ठीक है। देन आपका प्लांट एंड मशीनरी 2,70,000 रुपए का खरीदा,
तो ये भी आपका आउटफ्लो हुआ, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। तो 2,70,000 आपका प्लांट एंड मशीनरी खरीदने के लिए आउटफ्लो हुआ। पेमेंट मेड टू परचेज प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, चलिए, तो सारे हमने आउटफ्लोज इनफ्लोज लिख लिए। अब हमें फाइनल आंसर निकालना है अपना। 20,000 इनफ्लो प्लस 80,000 प्लस 35,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 6,000, ठीक है, माइनस 50,000 माइनस 1 लाख माइनस 2,70,000। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? माइनस 2,41,000। तो ये अच्छी बात है। नेगेटिव आंसर आ रहा है, मतलब आपका कैश यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, डिफ़िकल्ट नहीं था, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको एक ही क्वेश्चन में सीखने मिल गई, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बस नोट लिखना ना भूलें कि हमने परचेज एंड सेल ऑफ 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को अज्यूम किया है कि वो हुआ है एट ईयर एंड। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा परफेक्ट आंसर आ गया 2,41,000। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन देख लो, कोई भी डाउट हो इसमें तो पूछ लो। यहाँ पर एक चीज़ और कर लेते हैं हमने जो चीज़ लिखी नहीं, यहाँ पर हमने वर्किंग नोट नंबर लिखना ना भूलें। वर्किंग नोट नंबर 2 में ये दिखाया है, वर्किंग नोट नंबर 3 में ये दिखाया है। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। सोल्यूशन समझ में आ गया? सारे वर्किंग नोट्स देख लो एक बार। पेटेंट्स अकाउंट, 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, और ये हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो जल्दी से पूछ लो। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी निकालना है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ भी निकालना है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में आपका टेस्ट हो जाएगा कि आपने अभी तक कितना समझा। ठीक है, आपको कितने अच्छे से चीज़ें समझ में आई, ये क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। चलो, तो क्वेश्चन 31 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, इन्वेस्टिंग भी निकालना है हमें यहाँ पे। क्लियर है? 31 मार्च 2020 यहाँ पर दिया है, मतलब हमारा ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे दिए हैं। बहुत ध्यान से ये चीज़ देखा करो आप क्वेश्चन में। और क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस हो गए, ये सारे क्लोजिंग बैलेंसेस हो गए। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो आपको याद आ रहा है कुछ कुछ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम इसका यूज़ करते थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर निकालते थे। वेरी गुड। प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स भी दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस। ट्रेड पेबल्स को हम कहाँ यूज़ करते थे? जब हम वर्किंग कैपिटल चेंजेस करते थे तो ट्रेड पेबल्स हमारा क्या हो जाएगा? करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। करंट असेट्स, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। करंट असेट्स आपको कितने दिए हुए हैं? ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये भी आपका वर्किंग कैपिटल चेंजेस में काम आएगा। फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। आगे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, डेप्रीसिएशन ऑफ 80,000 वॉज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग ₹1,05,000 डेप्रीसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 65,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। ठीक है, इसका मतलब क्लियरली आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि आपको मशीनरी अकाउंट का एक लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 30,000। ठीक है, तो टैक्स हमने 30,000 पे किया ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो एक प्रोविजन फॉर टैक्स का भी हम लेजर अकाउंट बना लेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, ये हमारा एक बेसिक सा कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमने फॉर्मेट रेडी करके रखा है। तो हम यहाँ पर अब वर्किंग नोट्स बना लेते हैं अपने। सबसे पहले दोनों लेजर अकाउंट्स बना लेते हैं।
ठीक है, तो पहला लेजर अकाउंट हमारा हो जाएगा, हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है। सेकेंड वर्किंग नोट हमारा हो जाएगा मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, या फिक्स एसेट्स भी लिख सकते हो आप। ठीक है, 2 लेजर अकाउंट्स रेडी हो गए। चलो अब जल्दी से प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखो क्या दिया हुआ है। 30,000 ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस भी 30,000 दिया है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा कौन से नेचर का अकाउंट होता है, लायबिलिटी, तो ओपनिंग बैलेंस आपका क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 टू बैलेंस कैरीड डाउन 30,000। तो आपने प्रोविजन फॉर टैक्स के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस लिख लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने टैक्स पे किया ड्यूरिंग द ईयर कितना, 30,000 का। आ रहा है समझ में? इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस था 30,000, लास्ट ईयर हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का प्रोविजन बनाया और इस साल उस टैक्स को हमने पे किया, तो यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। ये आपकी लायबिलिटी थी 30,000 की, जिसको आपने इस साल पे कर दिया 30,000, ठीक है। तो अब आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, देखो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 60,000, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका 60,000 माइनस 30,000, 30,000 का एक बैलेंसिंग फिगर आएगा और ये क्या हो जाएगा आपका बाय P&L अकाउंट, ठीक है। ये हमारा क्या है बेसिकली, ये हमने प्रोविजन क्रिएट किया इस साल। समझ में आ रहा है? ठीक है, मैंने आपको पहले भी समझाया है, मैं फिर से एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ। प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर इस केस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो 2019-20 एक फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, ठीक है, एंड 2020-21 एक फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, प्रीवियस ईयर हो गया, ये हमारा करंट ईयर हो गया। तो प्रीवियस ईयर के एंड पे 31 मार्च 2020 को कंपनी क्या करेगी कि पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी को असेस करके प्रोविजन क्रिएट कर देगी, ठीक है। यहाँ पर प्रोविजन क्रिएट कर देगी, ठीक है, जो हमारा इस साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, ठीक। फिर करंट ईयर में इस जो प्रोविजन को क्रिएट किया है उसको पे कर देगी, ठीक। जो हमने पे किया है टैक्स पेड 30,000, तो ये जो ओपनिंग बैलेंस था हमने एक तरीके से हमारा क्रेडिटर, एक समझ लो गवर्नमेंट क्रेडिटर है, हमको उसको 30,000 रुपये देने हैं, हमने उसको इस साल 30,000 रुपये दिए। फिर से इस साल की टैक्स लायबिलिटी असेस करके हमने एक बार फिर से प्रोविजन क्रिएट किया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईयर होगा 2021-22, उसमें जो ये प्रोविजन क्रिएट किया है, जो हमारा अभी क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है, ये हमारा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा और इसको हम पे ऑफ करेंगे। आ रहा है समझ में? तो हर साल यही सिलसिला चलता रहता है प्रोविजन फॉर टैक्स में। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? तो बस यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि हमने क्या किया, 30,000 ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ था और पेड दिया हुआ था। तो यहाँ पर मतलब ओपनिंग बैलेंस आपका 30,000 आपने जो था वो पे कर दिया है। इस साल आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, मतलब आपने इस साल का प्रोविजन 30,000 क्रिएट किया होगा, तभी आपका क्लोजिंग बैलेंस 30,000 दिख रहा है। आ रहा है समझ में? तो प्रोविजन फॉर टैक्स क्लियर हो गया। चलो अब जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पर मशीनरी, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स एसेट्स ले लेते हैं, इसी को मशीनरी मान लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है 3,25,000, क्लोजिंग बैलेंस है 3,92,000, तो 3,25,000 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड बाय बैलेंस कैरीड डाउन 3,92,000। तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस हमने लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या डिटेल्स दी हुई हैं, डेप्रीसिएशन ऑफ 80,000,
वॉज प्रोवाइडेड एंड अ मशीन कॉस्टिंग 1,05,000 जिस पे डेप्रीसिएशन लग चुका है अभी तक का 65,000 वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 8,000। ठीक है, तो पहले तो इस साल का डेप्रीसिएशन कितना प्रोवाइड किया, 80,000, तो ये लिख लेते हैं बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 80,000। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट्स को अपने नेट वैल्यू पे दिखाया है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर नेट लिखा हुआ है, इसका मतलब हर साल डेप्रीसिएशन के अमाउंट से वैल्यू को रिड्यूस करते जा रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से रिटर्न डाउन वैल्यू है। आ रहा है समझ में? चलो, तो डेप्रीसिएशन 80,000 से हमने इस साल के असेट्स को भी रिड्यूस कर दिया। अब एक मशीन थी जिसका कॉस्ट था कितना, 1,05,000। ठीक है, उस 1,05,000 की कॉस्ट वाले मशीन पे अभी तक डेप्रीसिएशन लग चुका था 65,000। आ रहा है समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, उसकी बुक वैल्यू कितनी बची, 40,000। ठीक है, तो 40,000 की बुक वैल्यू वाले असेट को, मशीनरी को हमने बेच दिया एट अ लॉस ऑफ 8,000। मतलब अगर हम 8,000 के लॉस पर बेच रहे हैं तो हमने इसको कितने में बेचा होगा, क्लियरली 32,000 में बेचा होगा। ठीक है, 40,000 की मशीनरी को अगर 8,000 के लॉस पे बेचा है तो मतलब 32,000 में बेचा होगा। बस यही आपको लिखना है यहाँ पर। तो आ जाते हैं यहाँ पर, तो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ वर्किंग। 1,05,000 की मशीन पे आपका 60,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका था, उसकी वैल्यू बची 40,000। उसमें से आप माइनस करोगे कितना, 8,000 का लॉस, तो ये आपको आ जाएगा 32,000। तो बाय बैंक अकाउंट ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेल ऑफ मशीन हो जाएगा। आ रहा है समझ में? देन बाय P&L अकाउंट भी आ जाएगा, यहाँ पर लॉस को भी रिकग्नाइज कर लेंगे हम, कितना, 8,000। ठीक है, तो मशीनरी एंड फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट का हमारा सारी कहानी कंप्लीट हो चुकी है। तो जल्दी से इसको टोटल लगाते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो 80,000 प्लस 32,000 प्लस 8,000 प्लस 3,92,000 कितना टोटल आ रहा है, 5,12,000। 5,12,000 में से 3,25,000 माइनस करो तो कितना बच रहा है, 1,87,000। तो 1,87,000 आपका डेबिट साइड पर आ रहा है, मतलब ये आपने इस साल मशीन खरीदी होगी। तो टू बैंक अकाउंट आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका परचेज। ठीक है, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल गया। चलिए, तो ये दोनों वर्किंग नोट्स जल्दी से देख लो। प्रोविजन फॉर टैक्स और मशीनरी के वर्किंग नोट में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, दोनों वर्किंग नोट्स क्लियर हो गए। चलो, अब एक वर्किंग नोट हमें छोटा सा और बनाना पड़ेगा। किस चीज से रिलेटेड है वो, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो भी निकालना है, तो सबसे पहला फिगर हमें यही चाहिए होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा क्या, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पर हमें सरप्लस बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कितना दिया हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख माइनस 1 लाख कर लेते हैं। तो ये आपका कितना हो जाएगा, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगा 3 लाख। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट चीज जो आपको करनी है वो क्या, यहां पर आप क्या चीज दोबारा इसमें ऐड बैक करोगे। ठीक है, तो और तो कुछ आइटम नहीं दिख रहा, लेकिन हाँ, प्रोविजन फॉर टैक्स, यस। तो इस साल जो हमने अपने प्रॉफिट्स में से अलग से प्रोविजन फॉर टैक्स को क्रिएट किया, ठीक है, ये हमने देखो ये निकाला है यहाँ पर।
ठीक है, 30,000 का हमने इस साल प्रोविजन फॉर टैक्स क्रिएट किया, अपने P&L अकाउंट में इसको डेबिट किया, मतलब अपने प्रॉफिट को इतने से कम किया होगा। इसको हम दोबारा से क्या कर लेंगे, ऐड बैक कर लेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए, तो प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स टैक्स क्रिएटेड। ठीक है, यहाँ पे आप रेफरेंस दे दो, वर्किंग नोट नंबर 1 में आपने ये निकाला है 30,000 रुपये। ठीक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो दिए नहीं हुए हैं इस क्वेश्चन में, तो क्लियरली आपका 3,30,000 जो है वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। आया समझ में? चलो सबसे पहले आ जाते हैं अब हम अपने मेन क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है, वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके लिए जो हमारा सबसे पहला हमें फिगर चाहिए होगा वो होगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, जो जस्ट अभी हमने निकाला वर्किंग नोट नंबर 3 में कितना आया था, 3,30,000 आया था। चलो जल्दी से बताओ याद करके, इसके बाद हम क्या करते थे, इसके बाद हम ऐड करते थे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जितने भी हैं, तो नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मशीनरी में देखो इस साल का डेप्रीसिएशन 80,000, ठीक है, एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 8,000, ये भी आ जाएगा, तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन कितना, 80,000 एंड 8,000 का लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये भी आपका नॉन ऑपरेटिंग नेचर का होता है। तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके ये हो गए। ठीक है, इसके अलावा और देख लो कोई आपको दिख रहा है क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग नेचर का नहीं। ठीक है, ना ही आपकी कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो क्लियरली इसको ऐड बैक करने के बाद 88,000 को जब आप ऐड बैक कर लोगे तो 3,30,000 प्लस 88,000 आपका क्या आ जाएगा, 4,18,000। तो 4,18,000 आपका क्या आ जाएगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करने के बाद आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, चलो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस का इफेक्ट देना पड़ेगा, तो ऐड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, और लेस क्या करते हैं हम, जस्ट ऑपोजिट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, इंक्रीज इन करंट एसेट्स। ठीक है, चलो तो यहां पर देखते हैं करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज दिया है। तो करंट लाइबिलिटी ओपनिंग 40,000 था, 1,50,000 हो रहा है, मतलब इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज हो रहा है, तो डेफिनेटली ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, तो ट्रेड पेबल्स ऐड वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, कितना, 1,50,000 हो गया है, 40,000 था, मतलब 1,10,000 से इंक्रीज हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, करंट एसेट। तो करंट एसेट आपका 4,60,000 था, 5,20,000 हो रहा है, तो ये आपका फर्स्ट कैटेगरी में नहीं सेकंड कैटेगरी में आएगा। चलो तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर, ये आ जाएंगे आपके करंट एसेट्स। $5,60,000 हो गया है, और कितना था आपका ये, 5,20,000 हो गया है, 4,60,000 था, ठीक है। तो 5,20,000 हो गया है और 4,60,000 था। इसका मतलब 60,000 से इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट, तो इसको हम लेस वाली कैटेगरी में डालेंगे। आ रहा है समझ में? तो 1,10,000 को आप ऐड करोगे, 60,000 को आप लेस करोगे, तो 4,18,000 में 1,10,000 ऐड करो, 60,000 माइनस करो, तो आपका क्या बच रहा है, 4,68,000। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, ये है आपका बिफोर टैक्स। इसमें भी आपको टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लेस करना है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो क्लियरली यहाँ पर हम माइनस कर देंगे टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल आपने कितना टैक्स पे किया, देखो क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, 30,000 का पे किया आपने, तो ये पिछले साल का जो आपका प्रोविजन था 30,000 आपने बनाया था, उसको आपने इस साल पे किया, तो ये वाला अमाउंट आप 30,000 का लेस करोगे। आ रहा है समझ में? तो अब ये क्लियर हो रहा है कि आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में ऐड ये वाला आइटम करना है, और जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आखिरी में टैक्स लेस करते हो तो जो टैक्स पेड वाला आइटम है वो लेस करना है। क्लियर हो गया इतना? चलो तो यहाँ पर हम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर लिख लेंगे 30,000। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर यहाँ पर हमारा 4,68,000 माइनस 30,000, तो 4,38,000 आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो 4,38,000 आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। परफेक्ट आ गया? ठीक है, क्लियर हो गया? जल्दी से इतना फर्स्ट पार्ट नोट कर लो, फिर हम बढ़ रहे हैं आगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। चलो जल्दी से अब इसके आगे का कंटिन्यू कर लेते हैं हम। तो अब हम बना लेते हैं सेकेंड पार्ट, सेकेंड टाइप ऑफ एक्टिविटी हमारा कैश फ्लो। यहाँ पर हम लिख देंगे सेकेंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, चलो अब जल्दी से देखते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आएगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग से रिलेटेड थी, प्रोविजन फॉर टैक्स हमने ले लिया, ट्रेड पेबल्स, करंट एसेट्स। अब बस फिक्स एसेट्स वाली चीज़ें बची हैं, तो आ जाओ यहाँ पर फिक्स एसेट्स के लेजर अकाउंट पे। फिक्स एसेट्स के लेजर अकाउंट या मशीनरी के लेजर अकाउंट पे देखो ज़रा, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। तो क्लियरली जो मशीन खरीदी 1,87,000 की, ये हमारा आउटफ्लो हो जाएगा, और जो हमने मशीन बेची कितने में, 32,000 में, ये हमारा क्या हो जाएगा, इनफ्लो। बस ये दो ही चीज़ें हैं जो हमारी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी
तो हमने कितने में मशीनरी बेची है, 32,000 में बेची है, तो 32,000 का कैश इनफ्लो हुआ है, ठीक है। एंड पेमेंट मेड टू परचेज मशीनरी, ठीक है, दोनों हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 में दिख रहे हैं, ठीक है। हमने वर्किंग नोट नंबर 2 में निकाला था, हमने कितने की मशीन खरीदी, 1,87,000 बैलेंसिंग फिगर जो आया था, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1,87,000 हमारा क्या हुआ है, आउटफ्लो। तो 32,000 इनफ्लो हुआ माइनस 1,87,000 आउटफ्लो हुआ, तो आपका नेट आंसर क्या आ रहा है, माइनस 1,55,000। मतलब आपका ये क्या हो जाएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा 1,55,000। तो आंसर देख लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ गया, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो जल्दी से नोट कर लो इसे भी, कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। शुरू से इसको एक बार देख लेते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमने बनाया सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें सारे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड बैक किया। हमारा आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर वर्किंग कैपिटल चेंजेस दैट इज करंट एसेट करंट लाइबिलिटी वाला ऐड लेस इफेक्ट दिया। फिर आगे हमारा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर टैक्स। फिर इस साल जो हमने टैक्स पे किया उसको लेस किया, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट का था, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें हमारा आ गया प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, हमारा इनफ्लो हो गया। पेमेंट मेड टू परचेज मशीनरी, ये हमारा आउटफ्लो हो गया। उनका नेट इफेक्ट निकाला तो हमारा माइनस में नेगेटिव में आंसर आ रहा है 1,55,000। तो ये हमारा हो जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इस पूरे प्रिपरेशन के लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाने पड़े। पहला प्रोविजन फॉर टैक्स, दूसरा मशीनरी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, ठीक है, एंड थर्ड वर्किंग नोट हमने बनाया है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 31। तो आई होप हमने आज जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं क्लास में आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इन दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ में बढ़िया से कॉन्फिडेंस आ गया है। ठीक है, तो ये दोनों टाइप की एक्टिविटीज़ के हम सारे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, सारे इलस्ट्रेशंस भी कवर कर चुके हैं। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें, क्योंकि आपके सारे डाउट्स डिस्कस होंगे हमारे डाउट्स के लाइव सेशन में। आया समझ में? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आने वाले अगले लेक्चर्स में उसके क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। तब तक के लिए गुड बाय।